हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सभी कोई बढ़िया हो? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें सभी कोई वॉइस वगैरह क्लियर है यस या नो, ठीक है? फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ वॉइस वगैरह क्लियर है? फिर हम लोग आज का प्रैक्टिस सेशन 30, ठीक है? 30वां प्रैक्टिस सेशन है ना? स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कल जिस तरह से हम लोग किए थे, किस तरह से किए थे? हर क्वेश्चन का मतलब कि 30 सेकंड टाइम दिया जाता था आपको, उसके बाद आप सवाल सॉल्व करते थे। फिर उसी तरह आज भी होगा, ठीक है? हर क्वेश्चन का 30 सेकंड आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आप आराम से सॉल्व करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। सॉल्व करके बताओ, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करो, बताओ, उसके बाद फिर हम बताएँगे। पहले खुद से करने की कोशिश करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक? जल्दी से करके बताओ। हाय! हो गया टाइम, ठीक है? चलो देखते हैं अब हम लोग। सवाल क्या है, एक कार्य को पी और क्यू 8 दिनों में, ठीक है? पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू कितना दिन में करता है? 8 दिन में, ठीक है? उसके बाद क्यू और आर 12 दिनों में। क्यू प्लस आर 12 दिनों में। क्लियर? नेक्स्ट, आर और पी, आर प्लस पी कितना दिनों में करता है? तो 15 दिनों में काम को कर। ठीक है, यहाँ से सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो तीनों का एलसीएम, ठीक है? 8 का, 12 का और 15 का, तो 120 आएगा। 8 से भाग करो 15 बार में, 12 से भाग करो 10 बार में, 15 करो 8 बार में। क्लियर? क्या आ गया? सबका एफिशिएंट। ठीक, अब यहाँ देखो, लेफ्ट साइड सबको जोड़ दो, पी क्यू और आर। अगर सबको जोड़ेंगे, ये और ये तीनों को जोड़ेंगे, तो 2p 2q और 2r आएगा। फिर से हम लोग ऐसे आएगा, देखो 2p प्लस 2 प्लस 2, ठीक है? ऐसे आएगा। इफिशियंसी अगर हम लोग जोड़ेंगे, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33, ठीक है? ये किसका एफिशिएंसी है? 2p 2q और 2r का। ठीक, तो यहाँ हम लोग से सबसे पहला काम, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? p प्लस q प्लस r। ये क्या आ जाएगा? तो 33/2, ठीक है? यहाँ से फिर से निकाल लो, p प्लस q प्लस r। ये 2 यहाँ से हटा दो, तो 33/2, ठीक? तो p प्लस q प्लस r कितना आ गया? 33/2। हमको चाहिए क्या? तो r अकेले कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा, यानी r का एफिशिएंसी चाहिए। अब देखो यहीं से निकालेंगे, ठीक है? यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, कि 33.5 का मतलब कितना है? सॉरी, 33/2 का मतलब कितना? 16.5, यही है ना? तो किसका निकालना? आर का। तो हम देख लेते हैं, पी और क्यू का एफिशिएंसी कितना? 15। पी और क्यू का एफिशिएंसी कितना? 15, ठीक है? तो आर का एफिशिएंसी कितना होगा? अगर पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का मिला के अगर 16.5 है, उसमें से पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी अगर 15 है, तो आर का एफिशिएंसी कितना रहा होगा? 1.5 रहा होगा। तो दिक्कत, आर का एफिशिएंसी पता चल गया। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है? वर्क कितना है? तो वर्क है हमारा 120। एफिशिएंसी कितना आया आर का? तो आया 1.5। 1.5 से भाग करो, पॉइंट हटेगा ऊपर, 1 जीरो, 15 से 8 बार में 1 जीरो लगा देंगे, 80। और 80 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलें। नेक्स्ट, अगला सवाल करके बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है? फटाक से। सवाल में यहाँ पे गुना है, ओके? ठीक, जल्दी से करके बताओ, फटाक से एकदम तुरंत। एक बार जल्दी से सभी को सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। हो गया टाइम, ठीक है? सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला काम ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो।
अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बहुतों को क्या होता है ना कि कन्फ्यूज़न होता है पॉइंट वाला में, तो पॉइंट को फ़िलहाल भूल जाओ। डायरेक्ट गुना करो 15 का किस में? 302 में, ठीक? तो कितना आ जाएगा? अगर 15 का गुना करेंगे 3 तो कितना आएगा? 45 यानी अगर 300 में गुना कर रहे हैं तो 4500, ठीक है? ऐसा समझो कि अगर हम 15 का गुना करेंगे किस में? 302 में, ठीक? तो 15 का 302 में ना गुना करके किस में गुना कर लो? 300 में, तो कितना आ जाएगा? 4500 और प्लस कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 यानी 4530 आएगा इन दोनों को गुना करने के बाद। कितना आएगा? 4530, ठीक? अब यहाँ से हम पॉइंट देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी गुना करने पे पॉइंट के बाद 3 अंक आना चाहिए। तो 3 अंक 1, 2 यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है? तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। 4.78 माइनस 4.530 घटा लेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 0, ठीक है? 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2। कितना आ जाएगा? 0.25, क्लियर? यहाँ से आ गया हमारा 0.25। अब ऐसा करो, यहाँ पे गुना है ना, तो 0.25 का गुना कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 25 गुना 25, पहले पॉइंट भूल जाओ, 25 गुना 25 कितना आ जाएगा? 625। अब यहाँ से देखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, ये 0 भूल जाओ, ठीक है? ये यहाँ से भूल जाओ। पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे डिजिट है, एक 0 लगा दो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गया। अब इसको आपस में जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? ऐसे देखो दशमलव वाला जोड़ अगर डिफ़िकल्ट आता है ना, तो पॉइंट को एक जगह रखो सामने-सामने, 0.0625 सबको जोड़ दो 0, 0 यहाँ पे बस जोड़ दो 5, 2, 6, 2, 5 कितना आ गया? घटा लेंगे इसमें से, देखो इसको घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल करके बताओ। जल्दी से करके बताओ भाई। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक क्या दिया गया है? वॉशिंग मशीन ना? एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 25% लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बहुत ही आसान है। बना किसी से? चलो देखते हैं हम लोग क्या आएगा इस सवाल का उत्तर। ये देखो, ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे और ना ही कुछ करेंगे और ना ही आपको कुछ करना, बस एक लाइन में जैसा बोलते जा रहे हैं बस वैसा सुनते जाना कि क्या हो रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है? देखो 10% का छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना हो जा रहा है? 28,800। यहाँ से ऐसा समझो कि अंकित मूल्य होता है 100%। 100% में अगर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना में सेल करेंगे? ठीक है? हम सेल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? 28,800। कोई दूसरा बंदा जब इसको खरीदेगा तो एक के लिए सेलिंग प्राइस है, दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस है। यानी ये अगर डिस्काउंट दे रहा है तो इतना में सेल करेगा। तो 28,800 बस सुनते जाना आराम से। 28,800 कितना का मान है? सबसे पहले ये लिख दो परसेंटेज में ही। अंकित मूल्य 100% है तो उसमें से 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितना में सेल करेंगे? 100 माइनस 10 90%। तो ये 90% का। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती, अगर कोई छूट नहीं दिया जाता तो अंकित मूल्य पर ही सेल करते, यानी 100% पर सेल करते। गुना कर देंगे 100%। ठीक है? ये क्या आया है अभी? तो ये आया है मेरा कि अगर हमको डिस्काउंट नहीं देते तो हम किस पे सेल करते? अंकित मूल्य पर, यानी कि ये हमारा अंकित मूल्य है। नेक्स्ट, तो दुकानदार को 25% लाभ होता। ठीक है? अगर हम अंकित मूल्य पर ही सेल कर देते, ठीक है? तो क्या होता कि 25% का लाभ होता। यानी कि ये जो भी मान है, ये किसका मान है? तो 125% का मान। ठीक है? अब चाहो तो 125% यहाँ लिखो, फिर से वापस गुना होकर यहीं पे आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, 125%। आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। बस सॉल्व हो गया सवाल। अब कुछ नहीं है इस सवाल, इतना ही बस लिखना था आपको। ठीक है?
देखो परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, ठीक है? 1% से ये परसेंट, परसेंट का चक्कर हटा दो। 1 ज़ीरो से हमारा 1 ज़ीरो कट गया, 9 से इसको काट लो, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 1 ज़ीरो, ठीक है? 25 से 5 बार में और 25 से 4 बार में, 5 से कितने बार में चला जाएगा? 20 बार में। 1 ज़ीरो और 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो, ठीक है? 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6 कितना बच जाएगा? 1, 8 तिया 24 और 1 25, 25 600 कहाँ पे है? दूसरा नंबर। क्लियर? 0.5 होगा। भाई एक बार नोटिफ़िकेशन रीड कर लेना, ठीक है? नोटिफ़िकेशन रीड करके ही बताए हैं आपको। नेक्स्ट अगला सवाल करो। 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। इस सवाल को हम कैसे बोल खाना काम ये क्या होता है? चलो सोल्व करो सवाल, ठीक है? देखो सवाल इस सवाल को करने का बहुत सारा तरीका हमारे पास, लेकिन हम लोग बस एक चीज देखेंगे कि 2 ट्रेन एक ही समय पर, ठीक है? एक ही समय पर यानी टाइम सेम है। नेक्स्ट दोनों स्टेशनों से चलना शुरू किया। यानी मान लो कि एक ट्रेन यहाँ है, एक ट्रेन यहाँ है, ये इधर गया और दूसरा इधर आया, क्या वापस इधर आया। एक ट्रेन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है? दूसरा ट्रेन यहाँ से यहाँ आया। यहाँ पे कहीं पे मुलाकात हुआ होगा बीच में। अब जब मुलाकात हुआ तो ये देखा गया, एक बंदा जो हो दूसरे बंदे से यानी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक चला है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि जब वो मिलेंगे, सेम टाइम के लिए ट्रेवल किए हैं ना, एक ही समय पर ये भी निकला, एक ही समय पर ये भी निकला। यानी जब वो मिलेंगे, ठीक? तो दोनों सेम टाइम पे मिलेंगे। सेम टाइम कहने का मतलब है कि दोनों जितना मान लो कि पहला बंदा 1 घंटा चला, तो दूसरा बंदा भी तो 1 घंटा ही चला होगा ना? यानी टाइम हमारा क्या है? सेम है। अगर टाइम सेम हो टाइम अगर सेम हो तब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है, ठीक है? तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड, यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो यहीं से हम लोग रेशियो ले लेते हैं। 5 से काट लो 8 बार में और 5 से 9 बार में। 8 9 8 रेशियो 9 ये स्पीड का रेशियो है। टाइम कांस्टेंट है यानी यही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो यही स्पीड और यही डिस्टेंस। ठीक है? डिफरेंस कितना का है? 1, 1 का मतलब सवाल में कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर, ठीक है? टोटल डिस्टेंस कितना? 8 और 9 17, 17 गुना 20, 17 दूना 34, 340, ठीक है? दूसरा नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग भाई, आगे चलो, सवाल करो जल्दी-जल्दी, ठीक? देखो इस सवाल में कुछ नहीं करना, टोटल हर बार बताए हैं जैसे ऐसे होता है ना, बाय 2 गेट 1 2 फ्री, ठीक है? तो ऐसे सवालों में क्या करना है जब आप मॉल वगैरह में जाते हो ना तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है। बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 4 गेट गेट 4 फ्री इस तरह से होता है। तो सबसे पहले नीचे लिखना है टोटल आर्टिकल, ठीक है? टोटल आर्टिकल। टोटल कितना है? तो 4 और 1 5। मुफ्त कितना मिल रहा है? फ्री मिलेगा उसको ऊपर रख देना। 1 परसेंटेज निकालना है ना तो गुना कर देंगे 100% से। 5 से काटो 20 बार। आगे चलते हैं। अगला सवाल करो। एक व्यापारी 85,000 मूल्य पर अंकित एक पुरानी कार खरीदता है और 20% और 10% की कार्मिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य क्या है? सवाल थोड़ा अच्छा है इसीलिए आपको टाइम दिया जाएगा। बनाओ, जल्दी से करो, जल्दी से करो भाई। टाइम अप 30 सेकेंड। ओके, चलो सवाल देखो।
एक व्यापारी जो 85,000 मूल्य अंकित एक पुरानी कार खरीदता है और 20% 10% की कार्मिक छूट प्राप्त करता है। ठीक है? वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपये खर्च करता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 8500 रुपया कोई वस्तु का दाम है। 85,000 है ना, 85,000 उस पे आपको 20% और 10% का 2 छूट मिल रहा है। तो सबसे पहला काम इस सवाल में क्या करना है कि 20% और 10% का क्या निकालना है? ओवरऑल डिस्काउंट पहले निकाल लो कि 20% और 10% का मतलब ऐसा मत कर देना कि 30% डिस्काउंट मिल रहा है, वो गलत है। ठीक है? पहले निकाल लो कि 20% और 10% का डिस्काउंट यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? ठीक है? 1 0 1 0 खत्म करेगा -3 प्लस 2 यानी कि 28% आएगा ओवरऑल डिस्काउंट। ठीक है? 30% नहीं आएगा, 30% अगर सोचोगे गलत हो जाएगा। 28% डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट यानी कि 85,000 जो उसका मूल्य है, इस पर कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? 28%। ठीक? तो कितना में सेल करेगा? या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 28% डिस्काउंट पे कोई बंदा खरीद रहा है, यानी उसको पे कितना करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 72%। परसेंट हटेगा नीचे 100। ठीक है? 72% इतना पे करेगा कोई बंदा इस सामान को खरीदने के। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से हटाओ। गुना करो यहाँ पे भाई। 1 जीरो 85 दूना कितना होता है? 170। 170 का 7 कितना बच जाएगा? 170 का 0 हो जाएगा ना? 170 का 0 17 हाथ में बचेगा। ठीक? 85 का गुना करेंगे 7 में, तो पहले 7 का 80 में गुना कर लो 560 और 35। 560 और 35 कितना हो जाएगा? 595 और 17। 595 और 17 कितना हो जाएगा भाई? जोड़ लेते हैं। 595 और 10 कितना हो जाएगा? 605 से 605 और 7 कितना आ जाएगा? 612। ठीक है? तो इतना दाम पे कोई आदमी खरीदता है। अब इतना में खरीदने के बाद क्या हुआ? इतना दाम पे खरीदने के बाद क्या हुआ? 3800 रुपये उस पे खर्च किया। ठीक है? तो प्लस 3800 इसमें जुड़ 0 0 8 2 10 3 और 4 1 5 यानी 6500। ठीक? यानी उसका जो एक्चुअल में सीपी है वो कितना है? 6500। अब इस पे उसको 20% प्रॉफिट कमाना है। ठीक है? 20% प्रॉफिट यानी कि कितना में सेल करेगा? 120। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, यहाँ से 2 जीरो हम लोग ले लेंगे। ठीक है? 12 पचे 60 का जीरो कितना बच जाएगा भाई? 6 12 छक 72 और 6 78। क्या आ जाएगा हमारा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर। ठीक है? 3 3 3 3 क्या बोल रहे हो भाई? साहिल। नेक्स्ट अगला सवाल करो। एक शहर में 12,000 मतदाता है, उनमें से 30% ने ए को, 25% ने बी को और 40% ने सी को मत दिया। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन 3 उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया। अब यहाँ पे जस्ट अ कॉमन सेंस, आराम से सोचो। टोटल उम्मीदवार कितने होते हैं? 100%। 100% में से 30% ए को वोट दिया, 25% बी को वोट दिया, 40% सी को वोट दिया। ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 100% में से कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55। 55 और 45 कितना हो जाएगा? 95 यानी 95%। तो बोला गया है कि उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित की जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में किसी को मत नहीं दिया। यानी कि 100% में से टोटल 95% लोगों ने किसी ना किसी को वोट दिया। लेकिन 5% ऐसे लोग हैं जो किसी को वोट नहीं दिए। यानी ये पूछा गया कितने लोग वोट नहीं दिए हैं, तो 12,000 का 5% निकाल दो। अगर 10% निकालेंगे तो 1 जीरो हटाएँगे। ठीक है? तो कितना आएगा? 1200। 5% उसका आधा 600। पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा ऐसे सवालों में। क्लियर? 600 बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट अगला सवाल करो। 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं।
सही औसत ज्ञात कीजिए। ये इतना आसान है कि जिसका कोई हद नहीं। जल्दी से करके बताओ इस सवाल। टाइम दे रहे हैं आपको, ठीक है? जल्दी से करके बताओ। एक लाइन में बनने वाला है ये सवाल। साढ़े 7 तो क्या जवाब आ गया? तो वही देख रहे हैं। एक ही बार। चलो 6:30 एक बार 7:30 बता रहे, फिर 6:30 बता रहे हैं। देखो, इतना आसान सवाल जिसका कोई हद नहीं। देखो, 8 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 7, ठीक है? यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर क्या लिख दिया गया? 10। 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। तो ये 4 को हम लोग टोटल में बाँट देंगे, 8 में से बाँट दो। तो 4/8 कितना हो जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है? 0.5 बढ़ा है। 0.5 क्या है? बढ़ा है। तो 0.5 घटा देंगे हम लोग। कितना आ जाएगा? 6.5। करेक्ट आ गया हमारा, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला सवाल, इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें भी थोड़ा-सा आप दिमाग लगाओ। सॉरी सर 6:30 होगा, तो बाद में क्यों बोल भई, पहले ही देख लिया करो ना बढ़िया से कि हाँ, सही बता रहे हैं या गलत ठीक? देख लिए इंडियन सोल्जर। एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 725 एक्स एक्स है, ठीक है? 9 से विभाज्य हो जाए। बताओ, इतना आसान जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है? कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल इतना आसान है ना, इतना आसान वो बता नहीं सकते। देखो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं 4, 3, 2, 1, 8, ठीक है? अगर हम डायरेक्ट आपसे पूछे कि ये नंबर क्या 9 से कटेगा, यस या नो? तो आपको पूरा ना तो भाग देना है और ना ही कुछ करना है। बस ये देख लेना है कि क्या ये नंबर को जोड़ के 9 से काट पाएँगे? बस ये चेक कर लेना है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18। 18 9 से कटता है ना, 9 से भाग करोगे तो कट जाता है पूरा-पूरा 2 बार में। यानी कि ये नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पे निकालना है कि x के जगह पे हम क्या रखें? न्यूनतम मान क्या रखें कि 9 से पूरा-पूरा कट जाए? तो यहाँ पे सबसे पहले जोड़ के देख लो। 7 और 2 9, 9 और 5 13, 13 और 5 18, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 हो रहा है ना? और ये प्लस x कर दो। यहाँ पे x के जगह पे क्या रखें हम? मिनिमम मान रखना, ठीक है? न्यूनतम। x के जगह पे क्या रखें कि 9 से कट जाएगा? तो x के जगह पे अगर हम 0 रखें तो 17 प्लस 0 17 होगा, 9 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 17 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 17 और 1 18, 17 और 1 18 जो कि 9 से कट जाएगा। यानी न्यूनतम मान क्या आ गया हमारा? 1, ठीक है? 9 का 11 का भी सरल है। यस, 11 का 2 रूल होता है, ठीक है? 11 का 2 रूल होता है। एक तो ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, उसका डिफरेंस लेके या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो 11 का होता है। बाकी 11 का एक अलग होता है। बताओ, अगला सवाल बताओ। किसी वस्तु के 5% 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच नगद अंतर कितना? 500। अगर हम आपसे बात करें ना कि एसएससी जीडी का इतना आसान आता है ना भाई, इतना आसान कि बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये होता है ना कि जो बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं, 72 एंड 9
को कहा जाता है एंड 88। अच्छा, देखो जब भी ऐसा बोला जाए ना कि 88 से भाग करके देखो, 99 से भाग करके देखो, 72 से भाग करके देखो, तो ये भी भाग करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस ये देख लो कि 88 88 को कोई फैक्टर ढूँढो कि 11 गुना 8, ठीक है? यानी वो नंबर 11 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। पता होना चाहिए आपको कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 11 का तो पता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है? देखो, कोई भी नंबर लिखो जैसे 4, 5, 6 और 2, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। ये 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, ठीक है? इधर हम कुछ भी लिख दें 8, 7, 5, 4, 3, 2 कुछ भी लिख दें, कोई मतलब नहीं है, ठीक? लेकिन लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। इसको काट के देखते हैं, 8 छक 48, कितना बच जाएगा भाई? 48, 5 बच जाएगा ना, 52 8 से नहीं कटता है। यानी कि अगर हम इसको 8 से भाग करें तो नहीं कटेगा पूरा नंबर। अगर यहाँ पे 5 मान लो ऐसे 3, 5, 4, 6, 8 और यहाँ पे 8 का कोई मल्टीपल बना लेते हैं 1, 0। ये देखो 816, 8 से कट जाता है, 8 एकम 8, 0, 8 दूना 16, 102 बार में कट जाएगा। अब इधर कुछ भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लास्ट का अगर 3 डिजिट कट रहा है 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से कटेगा, भाग देके देख लेना, ठीक है? इसको बनाओ, इस सवाल को बनाओ। सेम उसी तरह 99 में भी होगा कि 11 गुना 9, तो 11 का मल्टीपल ढूँढेगा और 9 का मल्टीपल ढूँढेगा। सेम उसी तरह आगे क्या होगा? बना किसी से? चलो 21:22 देख लेते हैं भाई, क्या आता है। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट समझे ना, किसी वस्तु के 5% किसी वस्तु को होना चाहिए और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर। यानी ये जो 5 दिया गया है ना, ये विक्रय मूल्य का क्या दिया गया है? अंतर दिया गया है, ठीक है? अब देखो कि 5% का प्रॉफिट पे कोई चीज़ बेच रहे हैं, यानी अगर हम परसेंटेज में ही बात करें तो कितना में सेल करेंगे? 105%। पहला वस्तु को इतना में सेल कर दी। दूसरा और 10% के लाभ पर, एक ही वस्तु है, ठीक है? तो अगर 5% पर तो 105 में सेल करेंगे, अगर 10% प्रॉफिट में तो 110 में। दोनों में प्रॉफिट यानी 105%, 110%। आगे बोला गया है कि लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का नगद अंतर, यानी अंतर अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितना है? 5% और रुपये में कितना? 5 रुपया। रुपया छोड़ो, यहाँ पे रेशियो निकालना, लास्ट में रुपये रुपये कट ही जाना कोई। तो 1% का मतलब कितना हो गया? 1% का मतलब 5 से 5 खत्म, 1 आ गया। तो 105% का मतलब कितना हो जाएगा? 105। 110% का मतलब कितना हो जाएगा? 110। इसी का रेशियो पूछा है। 5 से 21 बार में और 5 से 22 बार में। 21, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? 21:22, बहुत बढ़िया। तो सवाल में कुछ है नहीं, अगर चाहो तो आप यहीं से बना सकते थे कि कोई चीज़ अगर 5% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं तो 105 में सेल करेंगे और कोई चीज़ अगर 10% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं तो 110 में सेल करें और उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। 5 का मतलब 5 दिया, यानी 1 यूनिट का मान है 1। ठीक है? तो 105 का मान 105, 110 का मान 110। तो 5 से 21 बार में, 5 से 22 बार में डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, करो जल्दी से। यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, गोला का आयतन क्या होता है? बस ये फ़ॉर्मूला है और कुछ नहीं। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना? तो 4/3, पाई का मतलब कितना लेने बोल रहा है? 22/7 आर। अब देखो व्यास है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या नहीं है। व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल, या फिर ऐसे बोल सकते हो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। यानी त्रिज्या हो जाएगा 7, क्यूब है तो 7 गुना 7 गुना 1 7 से 1 7 खत्म। ठीक है? 7 सत्ते, ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ पे कुछ कुछ दिमाग लगा के देखें, देखो अगर यहाँ 3 से अप्रॉक्स काट रहे हैं,
ऑप्शन देखो बहुत दूर-दूर है, तो हम एप्रोक्स काट रहे हैं, ठीक है? ये 3 से काटेंगे 7 बार में, तो ये 21 होता तो 7 बार में जाता, लेकिन ये क्या है 22 है, यानी 7 से थोड़ा ज़्यादा मान आएगा, ठीक? अब यहाँ पे 7 का क्यूब हमको क्या पता है 343, 343 पता है ना सभी को? गुना करेंगे 4 से, ठीक है? तो 4 तिया 12 का 2 कितना बच जाएगा? 1 4 चौक 16 और 1 17 का 7 कितना बच जाएगा भाई? 1 4 तिया 12 और 1 13। अब यहाँ पे कितना है 1372, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि ये मान 7 से ज़्यादा है। तो ये मान जो आएगा ना वो 1372 से ज़्यादा आएगा। या उतना भी ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन 1372 से ज़्यादा आएगा। ये तो बहुत ज़्यादा ही नहीं होगा, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये भी बहुत ज़्यादा है। एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है? 1437 ना? तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके? तो एग्ज़ाम जैसे अगर हम ये बात करें ना, तो एसएससी जीडी वाले बच्चों को ये लगता है कि एग्ज़ाम बहुत आसान है। वाक़ई में बहुत आसान है एग्ज़ाम। लेकिन बात ये है इसमें कि आपको पूरा आना चाहिए मैथ, तैयारी भरपूर होना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे बहुत कोई ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। बहुत को ऐसे करेंगे, गुना करेंगे पहले, फिर 3 से भाग देंगे अलग-अलग, उसके बाद फिर ये आंसर लाएँगे। लेकिन नहीं, आपको उस तरीके से सिखा रहे हैं अप्रोच, ताकि एग्ज़ामिनर कितना भी घुमाए, ऑप्शन जहाँ पे भी दूर दिखे एप्रोक्स लगाओ। तुरंत सॉल्व करो, ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है? सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। और ये तरीका अगर एक बार सीख गए ना, एप्रोक्सिमेशन वगैरह गुना करने का तरीका, तब फिर बहुत जल्दी करोगे सवाल को और अन्य बच्चों के तुलना में बहुत फास्ट कर लोगे। अनीस एक कार्य 88 दिनों में कर सकता है, क्योंकि यह कार्य 66 दिनों में कर सकता है। अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया। कितने दिनों के बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो? बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से करके बताओ कितना आएगा इस सवाल का उत्तर? ओके, जल्दी से करके बताओ। देखो, 2 कोई है, एक अनीस है और एक और युग। अनीस जो है वो कितना टाइम ले रहा है? 88 दिन। युग जो है वो कितना टाइम ले रहा है? 66 दिन। सबसे पहला काम टोटल वर्क टोटल वर्क कैसे निकालोगे? तो दोनों का एलसीएम। अब देखो, एलसीएम निकालने का भी बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यानी 22 गुना 4, 22 गुना 3। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है, तो एलसीएम 22 आएगा। 4 और 3 में कुछ कॉमन मिल रहा है? अगर कॉमन नहीं मिल रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। या आ गया आपका एलसीएम। नहीं करना, तुरंत आए हम एल। अब जिनको ये पता ही नहीं होगा तरीका, क्या करें बताओ? देखो, 88 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 88 से 22 चौक 88 कट जाएगा, बचेगा 3। 66 से 22 तिया 66 कट जाएगा, बचेगा 4। ये आ गया हमारा एफिशिएंट। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या करना है, पे फोकस करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखो, आगे क्या बोला गया? अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया। कितने दिनों के बाद युग उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में। अनीस जो है वो अकेले काम स्टार्ट किया और करता रहा और लास्ट तक करता रहा। कितना दिनों तक? 44 दिनों तक, और काम कंप्लीट हो गया। ठीक है? लेकिन बीच में कौन जुड़ा इसके साथ? कितने दिनों के बाद जुड़ा ये पता नहीं है, लेकिन बीच में इसके साथ बी भी आ गया, ए प्लस बी। ठीक है? ये कुछ दिन होगा, हमको नहीं पता। कुछ दिन के बाद इसके साथ बी भी जुड़ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना, ए स्टार्ट किया और ए शुरू से आखिर तक है। ठीक है? ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। यानी ए काम स्टार्ट किया, ए शुरू से लास्ट तक प्रेज़ेंट है। तो अगर ए शुरू से लास्ट तक प्रेज़ेंट है तो ए कितना काम कर लेगा? ठीक है? तो वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 3, और ए का टाइम कितना है? ए पूरा लास्ट तक काम कर रहा है ना, तो ए का टाइम कितना हो गया? 44। 44 तिया कितना हो जाएगा? 132। यानी ए ने 132 काम किया। तो बचा जो काम, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 22 चौक 88, 88 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 240, और 8 तिया 24, 264। 264 हो जाएगा ना? तो 264 में से 132 काम
264 में से 132 काम कौन कर लिया? 264 में से 132 काम कौन कर लिया? अनीस ने। बचा कितना काम? 132 काम। 132 काम कौन करेगा? तो युग। युग का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो 4 से भाग दे दो। 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यानी ए जो है वो कितना दिन टाइम, सॉरी बी जो है, यहाँ से निकालो ऐसे कि वाई कितना काम करेगा, इसमें से घटा लेंगे। ये टोटल 264 आएगा, इसमें से घटाओ तो 132 काम करेगा। इसका एफिशिएंसी कितना है? 4। तो एक को जो टोटल वाई को टोटल टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा? 33 दिन। ठीक है, टोटल टाइम लगना था 44। एक वाई को कितना लगा? 33। ठीक है, तो कितने दिनों के बाद जुड़ा? तो 11 दिनों के बाद जुड़ा, यानी 11 दिनों तक ए ने अकेला काम किया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। अगला सवाल करो। ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है ए बी, ठीक है, 6-7, बी सी 5-6। मैच के अंत में ए और बी सी रन मिलाकर इतना बनाते हैं, बी ने कितने रन बनाए? देखो, अगर हम इस सवाल को डायरेक्ट बताएं, अगर इस सवाल को डायरेक्ट बताएं बिना कुछ सॉल्व किए, कर सकते हैं आसानी से। बोलोगे कैसे? देखो, बी कितना है? 7। बी कितना है? 5। अगर मर्ज करेंगे, ठीक है, तो बी जो है वो 7 का मल्टीपल आएगा और 5 का मल्टीपल, यानी ऑप्शन निकालना क्या है? बी का मानना, तो हम बी पे फोकस करेंगे, बाकी को भूल जाओ। बी का मान ऐसा मान होगा जो कि 7 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल क्या होता है? लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। यहाँ पे 5 या 0 है, नहीं, तो ये ऑप्शन 5 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन भी 5 का मल्टी, ये दोनों ऑप्शन 5 का मल्टीपल है। अब एक चीज और चेक कर लेंगे, 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल कौन है? तो 7 तिया 21, कितना बचेगा? 5। 7 से भाग करोगे 55 नहीं कटेगा, बस एक ही ऑप्शन है। ये हो गया स्मार्ट तरीका कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, बाकी मेथड से जाते हैं हम लोग। देख, ए, बी और सी। ए बी का रेशियो कितना है? 6-7। बी और सी का रेशियो कितना? 5-6। अगर इन सभी को मर्ज करना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ। 6-5 30, रेशियो 7-5 35, रेशियो 7-6 42। क्लियर? अब यही जो रेशियो है, ठीक है, तीनों का ये क्या है? रन का रेशियो है, लेकिन एक्चुअल में जो मान है वो कितना है? 856 रन। तो सबको जोड़ देंगे। 30 और 35 कितना हो जाएगा? 65। 65 और 42 कितना हो जाएगा? 107। तो 856 जो है वो 107 का मान है। पूछा किसका मान है? तो बी का। बी कितना है? 35। 107 का कितना गुना है ये? 107 का 8 गुना। ठीक है, तो 35 8 8 5 40 का 0, 4 बचेगा 8 3 24 28। आया ना उतना ही? तो तरीका वही है। आप चाहो तो एसएससी जीडी के सवालों को 10 मिनट काफ़ी है, बना सकते हो आराम से। क्योंकि बहुत सारा सवाल ऐसा है ना कि ऑप्शन से हो जाता है, बहुत सारा सवाल ऑप्शन से बना लोगे आप। लेकिन हाँ, जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनको थोड़ा टफ भी लगेगा। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 21% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्रधन 605 हो जाता है तो मूलधन क्या है? अब आप बोलोगे देखो, जितना भी सवाल हम बता रहे हैं, ठीक है? जितना भी सवाल हम बता रहे हैं, कहीं पे भी कोई फ़ॉर्मूला का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, कोई फ़ॉर्मूला नहीं। बस थोड़ा-सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, और जो भी बच्चे मैथ्स स्पेशल बैच में एनरोल हुए हैं ना, उनको पता होगा। क्या पता है? फ़ॉर्मूला का यूज़ नहीं करते हैं भाई, क्योंकि कितना रटेगा भाई फ़ॉर्मूला, कोई कितना रट पाएगा? बस कॉमन सेंस से सवाल को बनाना है, डायरेक्ट। देखो, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है यदि मिश्रधन इतना है। अब देखो, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन यानी कि अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सीआई। सीआई का बात हो रहा है तो सीआई। अब प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100%। ठीक है, अब बस यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि सीआई परसेंटेज में कितना है। ठीक है, तो सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक साल में अगर रेट 10% है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा?
सीआई के केस में सक्सेसिव लगता है। ठीक है, 10 प्लस 10 गुना 10/100। क्लियर? 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगा, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21%। 21% आ गया किसका? ये क्या है 21%? तो सीआई आया है 2 साल का यानी ब्याज। तो सीआई कितना आ गया? 21%। अगर हम अमाउंट की बात करें, मिश्र धन की बात करें तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 100% और 21%, 121%। ये आ गया हमारा परसेंटेज में अमाउंट। लेकिन रुपीज़ में कितना दिया है? 605। तो 605 रुपीज़ में है। परसेंटेज में कितना है? 121। आपको पूछा क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%, 100 से गुना कर। ठीक है? 121 से ये कितना बार में चला जाएगा? 5 बार में। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 गुना 100 500। तीसरा नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलें? चलिए बहुत बढ़िया, सी बहुत कोई बता रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल करो भाई। ये सवाल थोड़ा-सा अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने कोई कर पाते हैं। ठीक है? देखते हैं कितने कोई कर पाते हैं। बताओ, ए, बी और सी ने क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 का निवेश किया। 1 वर्ष बाद ए और बी प्रत्येक ने 5,000 अधिक निवेश किए। सी ने 10,000 निकाल लिए। शुरू होने के 3 वर्ष बाद ए, बी और सी के लाभ का अनुपात। देखो, प्रॉफिट जो बढ़ता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। ठीक है? यानी प्रॉफिट का रेशियो जब भी बटेगा, तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट पे फोकस करना है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट यानी ये 10,000। अब हम थोड़ा-सा और सवाल को सॉल्व करते हैं आसानी से। हर जगह आपको 3 ज़ीरो हटा लेना है। ठीक है? 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो। हर जगह से 3 ज़ीरो हटा लो। सवाल ज़ीरो से अब नहीं बनेगा, बाकी सबसे बनेगा, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। देखो, अब ए, बी और सी ये इन्वेस्टमेंट पहले ले रहे हैं। ठीक है? कितना इन्वेस्ट किया? ए ने 10 इन्वेस्ट किया, देखो 10। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 15। सी ने कितना इन्वेस्ट किया? 20। ठीक है? अब ऐसा मत करना कि यहाँ भी रेशियो ले लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है। बस 0-0 हटा लो, इससे आसान हो जाता है थोड़ा। ठीक है? आगे चलते हैं कि 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष तक तो इतना ही चला, तो 1 वर्ष में कितना टाइम हो जाता है? 12, 12, 12 और 12। सबको 12 से गुना कर दिए। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखो, आगे बोला गया है कि 1 वर्ष जैसे ही हुआ, ये 1 साल का कहानी है, 1 साल यहाँ पे रखो, के बाद 2 साल के बाद, ये 2 ईयर है। ठीक है? 1 साल के बाद का यहाँ ले रहे हैं, दूसरा साल यानी 2 साल। दूसरा साल और तीसरा साल, 24 मंथ के लिए 2 साल का यहाँ पे लेंगे। देखो, अब ए और बी ने प्रत्येक ने 5 अधिक नि अधिक निवेश किया। यानी ए पहले कितना निवेश कर रहा था? 10। अब कितना निवेश कर रहा है? 15। कितने महीने के लिए? तो 2 साल चौ आगे ये भी 5 अधिक यानी 20। 24 से गुना कर दो। ये कितना अधिक निवेश कर रहा है? तो ये 10 निकाल ले रहा है। यानी पहले 20 इन्वेस्ट कर रहा था, अब कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 10। कितने महीने के लिए? 24। अब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। ठीक है? टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना इन्वेस्ट हो गया इसका? 120, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 12 दूना 24, 240। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे 15 गुना 24, ऐसा भी कर सकते हैं भाई। देखते हैं। अगर चाहेंगे तो रेशियो लेके भी एक बार करके देख लेंगे। 15 चौका 60, यानी यहाँ पे 360 आ जाएगा इन दोनों का गुना करने पे। दोनों का गुना करने पे 360, 24 दूना 48, 480 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 240। अब टोटल प्रॉफिट देखना है, ठीक है? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना का है? तो 120 और 360 कितना हो जाएगा? 480। रेशियो ले लेना है, 480 और 180 कितना हो जाएगा? 400 और 100, 500, 80, 80, 160 यानी 660। रेशियो ले लेना है, 240 और 240 कितना हो जाएगा? 480। ठीक है? अब यहाँ से हम लोग जो कटेगा उसको काटेंगे। एक-एक जीरो हर जगह से हटा लो। 6 अठे 48, 6 से 11 बार में और 6 से 8 बार में। 8 रेशियो 11 रेशियो 8 रेशियो 11 रेशियो 8। कौन-सा ऑप्शन है? तीसरा नंबर। क्लियर है? ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अभी तक जितना भी सवाल किए ना,
सबसे अच्छा सवाल ये लगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगला सवाल करो भाई। यदि किसी धन की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, भुजा में 15% का वृद्धि हो रहा है और डायरेक्ट आयतन पूछा। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ॉर्मूला निकालो या फिर और कुछ लगाओ, कुछ नहीं करना। क्योंकि परसेंटेज देके और परसेंटेज ही निकालना है, कोई एग्ज़ैक्ट मान का ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो देखो, आयतन जो डिपेंड आयतन क्या होता है? आयतन यानी कि क्यूब, ठीक है? आयतन अगर बात करें, आयतन जैसे ही देखो, एक चीज़ यहाँ पे लिख दे, पेरीमीटर यानी कि पावर 1, ठीक है? पावर 1। पेरीमीटर में क्या आ जाता है? लंबाई, चौड़ाई, परिमाप ये सब जैसे भी रहा, ठीक है? यानी ऐसे भी बोल सकते हो 1 डायमेंशन, ठीक है? जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, पेरीमीटर हो गया, ये सब तो पावर 1 होता है। अब बात करेंगे हम क्षेत्रफल यानी एरिया, ये क्या होता है? पावर 2, पावर 2। जितने भी क्षेत्रफल है वो स्क्वायर में आ जाता है, पावर 2। अब आगे निकालना आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ये क्या होता है? पावर 3, ठीक है? पावर 3। तो भुजा क्या होता है? पावर 1, वो एक तरह का लंबाई है, लेंथ है, तो पावर 1 से पावर 3 पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्यूब ले लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चेंज देख लो कि 15% का मतलब कितना होता है? 3/20, वृद्धि है तो प्लस कर देंगे, यानी 20 से 23, 20 से 23, ये पावर 1 हुआ। हमको आयतन में चेंज निकालना है, यानी पावर 1 से पावर 3 पे जाना है, तब क्या करेंगे? जो भी चेंज आया है इसी का क्यूब कर देंगे। अगर क्षेत्रफल में चेंज पूछता, ठीक है? अगर क्षेत्रफल में चेंज पूछता तब हम क्या करते? स्क्वायर निकालते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल में चेंज नहीं पूछा। आपको क्या पूछा गया है? क्यूब में चेंज, तो आयतन में चेंज यानी क्यूब। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8000। 23 का क्यूब कितना हो जाएगा? याद है? 12 1 67, ठीक है? तो चेंज कितना का आया? 4167 का कितना पे आया? 8000 पे। परसेंटेज निकालना है ना, तो गुना कर देंगे 100। क्लियर? अब सवाल का मान जो दिया गया है उत्तर, वो एप्रोक्स दिया गया है। क्लियर? तो एप्रोक्स सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा खत्म, ठीक? 8 से भाग करेंगे तो 8 पचे 40। देखो 5 एक ही नज़दीक दिख रहा है। एक तरीका और बताएँ थोड़ा-सा और स्मार्ट सोचने का, तुरंत सोचने का, देखो, अगर हम पावर 3 पे जा रहे हैं, ठीक है? पावर 3 पे जा रहे हैं तो इतना तो पता है कि पावर 3 पे जा रहे हैं तो 15 तिये 45, यानी 45 से तो ज़्यादा ही आएगा। ये 45 से कम, ये 45 से कम, ये 45 है। 45 से ज़्यादा आएगा तो एक ही ऑप्शन सही है। ऐसे भी बता सकते थे आप डायरेक्ट बिना कुछ सॉल्व किए। बाकी अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। 8 पचे 40 कितना बच जाएगा भाई? 1 बच जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है? 7 बच जाएगा, पॉइंट 0 अठी अठी 64, ठीक है? इतना आ जाएगा समथिंग 52.08%। क्लियर? आगे चलो। नेक्स्ट, 1 लाख पर, ठीक है, 3% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गया चक्रवृद्धि ब्याज 92,727 है। इसके लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या। अब इसको भी हम थोड़ा तुरंत बनाएँ? देखो तुरंत कैसे बनाएँगे। हम ऐसा मानते हैं, ऐसे देखो, अगर समझने की कोशिश करो, ऐसा मानते हैं कि ये एप्रोक्स मान लो 92,000 है ना ब्याज, इसको एप्रोक्स मान लो कि ये 90,000 है, ठीक है? तो अगर रेट हमारा 3% है, तो 90,000, यानी कि अगर हम टाइम 3 साल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 9%। तो 1 लाख का 9% कितना आ जाएगा? ये 1 लाख है क्या? 10 लाख है। इकाई, तिहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख है। तो 10 लाख का अगर हम 9% निकालें तब 90,000 आएगा, ठीक है? और अगर रेट हम सॉरी टाइम अगर 4 लेते हैं तो 4 तिया 12, यानी कि 1,20,000 आ जाएगा ब्याज। अगर हम ये 4 लेते हैं तो। 3 लेते हैं तो 90,000, अगर 5 लेंगे तो 3 पच्चे 15, यानी 1,50,000। अगर हम 2 लेंगे तो 3 दूना 6, 60,000। ये कितना एप्रॉक्स दिख रहा है? 90,000। तो 3 हमारा यहाँ से डायरेक्ट सही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर।
ठीक है 3। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन कि डायरेक्ट हम ऐसे सोच सकते हैं। अब जो ये सोच सकते हैं वो तुरंत कर लोगे बिना कुछ सॉल्व किए, कुछ भी नहीं करना। बस ये सोचना है कि एक 10 लाख का ये अप्रोक्स दिख रहा है 90,000। अगर हम रेट 3% लेते हैं और टाइम 3 साल लेते हैं तब अप्रोक्स 9% मान के चलते हैं। ज़्यादा ही आएगा क्योंकि सीआई है तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक? अब यहाँ से हम लोग मेथड से जाते हैं तो सीआई में क्या होता है? हर बार बता रहे हैं सीआई में बस सक्सेसिव, जिसको सक्सेसिव समझ में आ गया सीआई के क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा लोगे। तो 3% पहला साल, दूसरा साल 3%, तीसरा साल भी कितना 3%। तो यहाँ पे हम 2-2 का सक्सेसिव लगाएँगे। ठीक है? सक्सेसिव क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100। यही फ़ॉर्मूला पे सक्सेसिव लगाते हैं। तो 3 प्लस 3 गुना 3 बटा 100। 2-2 का सक्सेसिव लगा रहे हैं, ठीक है? तो 3 और 3 6 और 3 तिया 9, 100 से भाग करेंगे 0.9। अब फिर से इन दोनों का सक्सेसिव लगाएँगे तो कितना आ जाएगा? 6.09 प्लस 3 प्लस 6.09 गुना 3 बटा 100। यही आ जाएगा ना? तो 6 और 3 9, 9.09 आ जाएगा प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 1827। 1827 आ जाएगा गुना करने पे। अब यहाँ पे पहले से दशमलव के बाद 2 डिजिट और यहाँ से भाग करेंगे तो दशमलव के बाद 4 डिजिट आना चाहिए, यानी पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा। अब इसको जोड़ दो, तो ये 2 जीरो सॉरी यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। 18 और 9 27, ठीक है? यहाँ पे 92 यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इतना परसेंट आया हमारा। क्या आया ये? रेट आया है। सॉरी रेट बोल रहे हैं, सीआई, सीआई इतना परसेंट क्या बोल रहे हैं यार बार सीआई अगर परसेंट में आया है ना तो इतना आया है, ठीक? तो 1 लाख का इतना परसेंट निकाल देंगे। 10 लाख है ना 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 3 और 3 परसेंटेज निकाल दो इतना का 92727 यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे दशमलव, ठीक है? निकालते हैं यहाँ से देखो अगर परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा, ये 2 जीरो को खत्म करेगा। ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना जीरो 1 2 3 4 जीरो, ये 4 जीरो को खत्म कर देगा। कितना आ गया ब्याज? ब्याज कितना आ गया? 92,727। इसको हम ऑप्शन से सॉल्व किए हैं, 3 मान के। क्लियर? 19 नंबर क्वेश्चन नहीं कराए सर। हाँ, 17 नंबर भी नहीं करवाए हैं भाई, 13 नंबर भी नहीं करवाए हैं। ठीक है? पता है हमको भाई। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक? बाकी जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं उनका क्लास तो चलेगा ही चलेगा और एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि 1 दिसंबर से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच हम लोग का। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू दोस्तों, बाय।